अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग 2 से 3 मिनट वेट करते हैं। लेट्स होप जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लें, जितने ज़्यादा लोग आ जाएं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली ये जो सेशन है ये मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए होता है जो मेरे से क्लास ले रहे होते हैं, लेकिन साथ में अगर किसी ग्रुप में या किसी और बंदे का भला हो जाए तो वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। सो आई थॉट के साथ में फेसबुक पे भी चला जाए। आज का लेक्चर इज़ अबाउट एसेंशियल्स ऑफ एन एसे। हम लोग कुछ डूज ऑफ एन एसे, सी एस एस में, पी एम एस में क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या नहीं करना होता। समटाइम्स डूज से ज़्यादा डोंट्स मैटर करते हैं, क्या काम आपने नहीं करना। मैंने 3 अटैम्प्ट्स दी, उनमें से काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लर्न करने को मिली जो हमारे टीचर्स हमें कोशिश करते थे समझाने की, लेकिन जब तक खुद गलतियां नहीं की, वो सेल्फ लर्निंग जब तक नहीं हुई ना, तब तक वो टीचर्स की वो बातें समझ नहीं आई कि वो बेसिकली क्या हमें बताना चाह रहे हैं, कैसे गाइड करना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ें वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो वो गलतियां मार्क करते थे, हम लोग उनके रिलेटेड भी कंफ्यूज्ड ही होते थे कि हमें हमारे मुताबिक वो चीज़ ठीक होती थी, लेकिन टीचर्स के मुताबिक वो चीज़ ठीक नहीं होती थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस, 2 फेलियर्स के बाद जब तीसरी अटैम्प्ट में पहुंचे तो उस वक्त जाके पता चला कि क्या होता है, कैसी बीतती है बंदे पे। तो इसेंशियल्स ऑफ एन ऐसे जनरल गाइडलाइंस होंगी इसमें। कोई स्पेसिफिक, थोड़ी बहुत स्पेसिफिक चीज़ें भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जनरली होंगी। सबसे पहले जो मैं अपने स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स चीज़ें बताता हूँ वो ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि जिस फील्ड का आप टॉपिक चूज़ कर रहे हो उस फील्ड की बेसिक्स की आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इसेंशियल है ऐसे का। होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बंदा हूँ, साइंस मैंने पढ़ी हुई है, मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैंने आर्ट्स पढ़ा हुआ है, लिटरेचर पढ़ा हुआ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम सी एस एस में जो ऐसे के टॉपिक्स आते हैं, कुछ फ़िलासफ़ी रिलेटेड, कुछ करंट अफेयर्स के रिलेटेड, कुछ सोशल साइंसेस के रिलेटेड, कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड। तो वहाँ पे अब मेरा जिस फील्ड की मुझे, वो पंजाबी में कहते हैं ना, इची बिची का पता होना, ईच एंड एवरीथिंग का पता होना, वो वही फील्ड है जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ, जिसमें मैंने अपनी डिग्री की हुई है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट है। ऐसे के हवाले से मैं क्या करता हूँ, मैं सुपरफिशियल सा नॉलेज लेकर पेपर में बैठ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल टॉपिक आया पॉवर्टी से रिलेटेड, पॉवर्टी एलिविएशन इन पाकिस्तान या कुछ इस तरह का कोई भी टॉपिक आ गया, उसमें हम लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं, पॉवर्टी को कैसे डील करना चाहिए, पॉवर्टी को इस तरह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मीनवाइल हम लोग सजेशंस देते हुए एक सजेशन हमने ये दे दी कि अगर हम इन इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करते हैं, कुछ बताए, डूज बताए, हम इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करते हैं तो हम लोग पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ दिस वेरी टर्म एलिमिनेट, ये सोशल साइंसेस की जो बेस है, बुनियाद है, उसी के अगेंस्ट है। बिकॉज सोशल साइंसेस क्या कहती है, सोशल साइंसेस हमें ये कहती है कि कोई भी सोशल इवल हो, कोई भी माशरती ख़राबी अगर है तो उसको आप उसके असरात को कम कर सकते हो, उसको लिमिटेड कर सकते हो, कुछ भी इस तरह का काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप उस सोशल इवल को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकोगे, एलिमिनेट कर दोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये काइंड ऑफ सोशल साइंसेस की एक लिमिटेशन है। जितने भी फील्ड्स हैं, हर फील्ड की अपनी थीरीज़ हैं, हर फील्ड का अपना एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, कहाँ से वो फील्ड ऑफ नॉलेज स्टार्ट हुआ, उसके जो स्टार्ट के पायनियर्स थे
वो लोग जिन्होंने उस फील्ड में बेस बनाई, जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, जिन्होंने उस फील्ड की बुनियादी चीज़ें हमें बताई, उन लोगों की बुनियादी वो क्या क्या चीज़ें थीं, जब तक हमें ये चीज़ें मालूम नहीं होती, तब तक जब हम उस फील्ड के रिलेटेड कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग इस तरह के कोई ना कोई ब्लंडर ज़रूर वहाँ पे करते हैं, जैसे मैंने वो पॉवर्टी वाली आपको मिसाल दी. सो द वेरी फर्स्ट essential of an essay is understanding of the field. You have to make sure कि आप, चाहे आप अगर फ़र्ज़ करें आपको ये लगता है कि आप फिलोसफिकल टॉपिक्स बड़े अच्छे तरीके से आप डिलीवर कर सकते हैं, यू शुड नाउ द बेसिक्स ऑफ फिलोसफी. आपको ये लगता है आप सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स बेहतर तरीके से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए सोशल साइंसेस की लिमिटेशंस क्या हैं. आपको ये लगता है कि आप साइंसेस के सब्जेक्ट जो प्योर साइंसेस हैं उसका कोई टॉपिक होगा उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकते हो, आपको उसकी थीरीज, उसकी बेसिक्स, उसकी बैकग्राउंड का पता होना चाहिए. तो अभी जब कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको कुछ फील्ड्स चूज़ करने होंगे, जिन फील्ड्स की बेसिक्स फिर आपको पढ़नी होंगी, अंडरस्टैंड करनी होगी. ये फील्ड आपकी चॉइस के हो सकते हैं, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, फिलॉसफी हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है. जब आप एक फील्ड चूज़ करेंगे उस फील्ड की फिर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है आपके लिए. ये वो चीज़ है जिसने वहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट करना है. मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो सुपरफिशियल नॉलेज के साथ बड़ा सतही सा उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, उसके साथ पेपर में बैठे हुए होंगे, उनके पास इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होगा उस चीज़ का, उस फिनोमिना का जिसके ऊपर भी आप टॉपिक लिख रहे हो. आपके पास वो इन डेप्थ चूंकि नॉलेज मौजूद होगा तो आपकी आउटलाइन से ही आइडिया हो जाएगा दैट दिस पर्सन नोज द गेम, दिस पर्सन नोज व्हाट इट इज़ टू राइट एन ऐसे. मतलब इंग्लिश तो आपकी आती ही आती है, आपका स्ट्रक्चर आता है, आपका ग्रामर आती है, टेंसेज आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसमें असेस की जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम टॉपिक भी तो असेस किया जाता है ना. ये नोशन के टॉपिक सेकेंडरी है और बाकी चीज़ें प्राइमरी हैं, ऐसा नहीं है. सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, वो आपकी आउटलाइन से ही, चूँकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स इस चीज़ से एग्री करेंगे कि आपकी आउटलाइन और आपके इंट्रोडक्शन को पढ़ने से ही आपका ग्रिप कितनी है, आप कितने उसमें वेल वर्स्ड हो, उसका आइडिया हो जाता है. तो वो फिर कैसे आइडिया होता है, क्योंकि आपके आउटलाइन में कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपको उस तरह का नहीं होता कि वो ईजीली आप उसको पढ़ सको. तो आउटलाइन में और इंट्रोडक्शन में किस चीज़ से आइडिया होता है, वो इस चीज़ से आइडिया होता है कि आपकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है या नहीं है. अगेन आई वुड रिपीट कि आपके पास सुपरफिशियल नॉलेज है या इन डेप्थ नॉलेज है. सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द फील्ड. कुछ फील्ड्स ऐसे अपने चूज कर लीजिए जिसकी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो, पहले नंबर पे. दूसरे नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, आई वुड नॉट बी रॉन्ग इफ आई से कि 80+% स्टूडेंट्स जब भी कोई टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं तो मोस्टली वो टॉपिक को एज पर डिमांड्स ऑफ दी पेपर चेकर या एज पर डिमांड ऑफ दी पेपर सेटर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते. क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पाते? बेसिकली व्हेन आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग, किसी भी स्टूडेंट को जब मैं कोई एक बात पूछने लगता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो होती है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम क्या है, आप करते क्या हो, आपकी डिग्री क्या है, उसके बारे में तो मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है. जब आपको मैं असेस कर रहा हूँ तो फिर मैं ऐसी चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ जिसका मेरे पास प्रायर नॉलेज मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ जिसको मैं पहले ही अंडरस्टैंड करता हूँ. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस टॉपिक के रिलेटेड जो पेपर चेकर है, मैंने जब उस टॉपिक को पढ़ा तो मेरे ज़हन में एक स्केच आ गया. अब जो बंदा उस स्केच के ऊपर पूरा उतरता है या उसके करीब तर है वो मुझे अट्रैक्ट करेगा. जो उससे दूर है, मतलब जिसने उसको प्रॉपरली कंप्रीहेंड ही नहीं किया, वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करेगा. कोई टॉपिक ऐसा आ गया, फॉर एग्जांपल टॉपिक अक्सर डेमोक्रेसी के ऊपर अक्सर टॉपिक आया हुआ होता है. फॉर एग्जांपल ये टॉपिक आ जाता है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. टॉपिक इज प्रिसाइजली आस्किंग यू अबाउट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. अगर आपकी आउटलाइन जो आपने बनाई हुई है उसमें डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के इसेंशियल्स क्या होते हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हिस्ट्री क्या रही है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का करंट सिनेरियो क्या है,
ये 4 चीज़ें आपने लिखी और पांचवा पिलर, पांचवा पॉइंट आपने बना दिया फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। तो बिलीव मी, आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं किया। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ये है, उसने पूछा फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम थोड़ा बहुत करंट सिनेरियो आप दे सकते हो। जब आप आगे फ्यूचर की बात करोगे तो हर चीज़ में बैकग्राउंड आ जाएगा, आप हर चीज़ को रिलेट कर दोगे। इस वजह से ये है, इस वजह से ये हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है, और अब नेक्स्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपका 80% ऑफ योर ऐसे शुड बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बिकॉज दैट इज व्हाट द टॉपिक इज आस्किंग यू। इसी तरह कोई भी और आप टॉपिक जेन में ले लीजिए, सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें अगर आप गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स डालना शुरू कर दें, इसमें अगर आप पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम डालना शुरू कर दें, इसमें आप अगर इकोनॉमी के प्रॉब्लम डालना शुरू कर दें, इसमें अगर आप इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दें, तो उससे ये रीडर को वाज़े पता चल जाएगा कि आपके पास उस मेन जो टॉपिक है, मेन जो थीम है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, और ऐसी चीज़ों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है जो कि उससे इनडायरेक्टली रिलेट कर रही हैं। सेकेंडरी लेवल पे आप कह सकते हो कि उससे रिलेटेड है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे उसके साथ वो मैच नहीं कर रही होती। ये प्रॉब्लम होती है। सेकंड इसेंशियल, पहला इसेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड, सेकंड इसेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पे स्टेइंग रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट। आप एक अच्छी किताब की मिसाल ले लीजिए, किसी अच्छे ऑथर की किताब ले लीजिए। मैं मोस्टली हिस्ट्री बेस्ड बुक्स पढ़ता हूँ, रिलीजन बेस्ड बुक्स पढ़ता हूँ, तो मेरे पास उसी तरह के राइटर्स हैं। लेस्ले हेजल्टन है, केरन आर्मस्ट्रॉन्ग है, उनकी मतलब किसी की भी किताब जो भी आपको पसंद है, किसी एक अच्छे ऑथर की किताब खोल लीजिए। आप उसको स्टार्ट कीजिए, मिड में चले जाइए, ऑलमोस्ट एंड पे चले जाइए, कंक्लूजन पे चले जाइए। जो उसका टाइटल है, मेन जो उसका टॉपिक है जिस पे वो बुक लिखी हुई है, हर जगह पे, हर पेज पे, चाहे मिड है, चाहे स्टार्ट है, चाहे जहाँ पे भी आप हो, आपको उस टॉपिक की तरफ वो पैराग्राफ्स और वो सारा राइटअप खिंचता हुआ नजर आएगा, जैसे इट इज रिलेटेड टू दोज थिंग्स, इट इज रिलेटेड टू मेन थीम। दैट इज व्हाट शुड बी हैपनिंग इन योर एसे एज वेल। कहीं से भी आपका ऐसे उठा के पढ़ लिया जाए, योर एसे शुड इन्फॉर्म द रीडर अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक while focusing on a strong central idea। देखिए, एक टॉपिक है ना, जैसे मैंने पहले मिसाल दी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी की, कोई और मिसाल ले लेते हैं। व्हाई हैज डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान। बेसिकली वो पूछ क्या रहा है आपसे, सेंट्रल आइडिया इस थीम का क्या है, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी की रीजंस बताइए। इसमें ही डेमोक्रेसी की उसने कहानियाँ नहीं आपसे पूछी, कहाँ से वो कॉन्सेप्ट आया, कहाँ तक इवॉल्व हुआ है, वेस्ट में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस किसी के साथ क्या है, ऐसा उसने कुछ भी नहीं पूछा। उसने सिर्फ ये, तो आपका सेंट्रल आइडिया क्या बनेगा, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाई हैज डेमोक्रेसी फेल्ड। जहाँ पे भी आपको आप अपना पेपर पढ़ें, आपकी आउटलाइन को जहाँ से भी देखा जाए, तो उसमें वो कशिश होनी चाहिए फेलियर की तरफ। सो a best essay informs a reader about a specific topic while focusing on a strong central idea। इससे मुराद ये भी आप ले सकते हो, थ्रू आउट योर ऐसे आपने सेंट्रल आइडिया से हटना नहीं है। जो थीम आप लेकर चल रहे हो उस थीम से रिलेटेड रहना है, कहीं पे भी इररेलेवेंस शो नहीं करनी। मतलब हार्डली यू हैव टू राइट अप्रॉक्सीमेटली 30 पेजेस मैक्सिमम। कोई लिख लेगा तो 30 पेजेस लिख लेगा, 100 वर्ड्स पर पेज अगर आप आते हैं तो 3000, बहुत ज़्यादा अगर कोई लिखे तो उसमें 30 पेजेस में भी अगर आपसे रेलेवेंस नहीं कायम रह सकती तो फिर उसका मज़ा तो नहीं आएगा। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगाना था जो कि मैंने नहीं लगाया, शिट। ग्रुप वालों, स्काइप वालों, ये यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो आप लोग उसको रिकॉर्डिंग पे लगा लिया करें, सो दैट अगर किसी स्टूडेंट का लेक्चर मिस हो जाता है तो वो वहाँ से देख लिया करें। अभी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, तो अभी आप लोग भी ना शुरू कर देना। एनीवेज, ये लेक्चर तो फेसबुक पे भी रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, तो अगर किसी का मिस होगा तो वहाँ से भी चल जाएगा। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया जी कि
स्टेइंग रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट। चौथा पॉइंट, अक्सर औकात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था मेरे साथ भी एक दो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, स्टिल अभी भी दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया हुआ था कि कुछ आउटलाइंस के स्टार्टिंग पैराग्राफ्स, कुछ आउटलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट्स, वो उनको रट्टा लगाया हुआ था। मतलब कोई डेमोक्रेसी से रिलेटेड खूबसूरत सी चीज़ें रटी हुई थी, कुछ पावर्टी के रिलेटेड रटी हुई थी, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में रटी हुई थी, कुछ हिस्ट्री के बारे में रटी हुई थी, कोई पाकिस्तान के सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में रटी हुई थी। तो उनका मतलब प्लान क्या होता था या आइडिया क्या होता था कि ये चूँकि खूबसूरत किस्म की एक हमने आउटलाइन बनाई हुई है या खूबसूरत किस्म के हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो इनको एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब होता क्या है कि आप फ़र्ज़ करें आपने पूरी आउटलाइन बड़ी खूबसूरत किस्म की रटी हुई है, बड़ी प्यारी किस्म की आपने वो याद की हुई है, वहाँ पे आपने एज इट इज़ लिख भी ली, कोई मसला नहीं है, लिख भी आप सकते हैं रटा अगर अच्छा होगा तो। लेकिन जब आप उससे आगे पेपर में जब लिखने बैठेंगे तो जो अच्छा टीचर है, जो प्रोफेसर साहब होंगे जिनने आपका वो इवेल्युएट करना है, जिसने उस चीज़ को देखना है, उसको वाज़े आइडिया हो जाएगा कि ये जो इनिशियली आपका स्टैंडर्ड था, जिस हाई लेवल पे आप गए हुए थे और फिर आपने अचानक जो छलांग मारी है आपके मटेरियल में और उसकी क्वालिटी में जितना डिफरेंस आया है, वो बड़ी आसानी से जज किया जा सकता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से भी जज किया जा सकता है, फ़र्ज़ करें आपने उसका भी रट्टा लगाया हुआ है, तो समटाइम बंदा वो बीच में से भी एक आध पैराग्राफ पढ़ लेता है, एंड से भी पढ़ लेता है, तो थोड़ा बहुत रफ सा वेग सा आइडिया हो जाता है कि आपने वो शुरू की चीज़ें रटी हुई लिख दी हैं, वहाँ पे क्रैमिंग की हुई है और आगे जाके आपकी बस हो गई है। इसमें होता क्या है, समटाइम्स ये भी होता है कि आप आउटलाइन में बहुत ही कंप्रिहेंसिव बड़ी डिटेल्ड आउटलाइन बना देते हो, लेकिन जब आप ऐसे लिखने बैठते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपने घंटा डेढ़ घंटा पूरा आउटलाइन पे लगा दिया, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उन सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर सको, आप उन सारी चीज़ों को लिख सको। तो आप फिर क्या करते हो, आप स्क्वीज़ करना शुरू कर देते हो आइडियाज़ को, दो आइडियाज़ को मर्ज करना शुरू कर दोगे, या अगर आप दो आइडियाज़ को मर्ज नहीं भी करते तो आप बीच में से कुछ आइडियाज़ स्किप करना शुरू कर दोगे। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में मिसट्रस्ट क्रिएट होगा बिटवीन राइटर एंड द रीडर। मिसाल के तौर पर मैं आपकी आउटलाइन पढ़ रहा हूँ, मुझे पॉइंट नंबर 15 आपका आउटलाइन में ओवरऑल मैं जब पैराग्राफिंग आपकी काउंट कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 15 मुझे बड़ा पसंद आया। मैं अब 15 नंबर पैराग्राफ पे आपके जाता हूँ, इंट्रोडक्शन के बाद 15 नंबर पैराग्राफ पे उसी पॉइंट को रीड आउट करने के लिए। आपने वो पॉइंट लिखा ही नहीं हुआ, मतलब आउटलाइन में वो पॉइंट मौजूद है लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप वहाँ से उसे स्किप कर गए हो, या आपको इतना बेहतर उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्रैम्ड पॉइंट था और आप उसको वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाए। इसमें होगा क्या, वो जो मैंने पहले बात की, मिसट्रस्ट क्रिएट होगा राइटर में और रीडर में। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ, दो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एक ही टीचर के पास, एक स्टूडेंट लाहौर का रहने वाला है और दूसरा स्टूडेंट गिलगित बल्तिस्तान का रहने वाला है, ठीक है। ये दोनों स्टूडेंट्स कराची में पढ़ रहे हैं, एक बल्कि कराची में नहीं, कराची वाले को तो पता होगा अगर कोई झूठ बोलेगा तो। ये दोनों स्टूडेंट फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। अब जो गिलगित बल्तिस्तान वाला स्टूडेंट है वो अपने टीचर को कहता है कि सर कभी आप आइए, पाकिस्तान तशरीफ़ लाइए, मैं आपको नेचुरल लैंडस्केप दिखाऊंगा, मैं आपको हिमालयन रेंज दिखाऊंगा, मैं आपको जनाब हिंदू कुश और ये और वो इस तरह के वो सारे एरियाज़ आपको विज़िट करवाऊंगा, वहाँ पे बागात हैं, वहाँ पे चश्मे हैं, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, नेचुरल जो जो ब्यूटी वहाँ पे है। एग्जैक्टली सेम क्लेम अपनी टेम्पो बनाने के लिए, अपना इंप्रेशन बनाने के लिए लाहौर वाला बंदा भी करता है कि सर आप लाहौर आएँ, आपको ये भी दिखाऊंगा, आपको बाग भी दिखाऊंगा, आपको सेबों के बागात और ये होगा और वहाँ वो होगा। बाय चांस वो जो आपका प्रोफेसर है वो विज़िट करता है पाकिस्तान को, दोनों स्टूडेंट्स के पास जाता है, एक स्टूडेंट के पास गया लाहौर वाले के पास, जो जो उसने क्लेम किया था वो डिलीवर नहीं कर पाया, या जितना उसने क्लेम किया था उसका 50% उसने डिलीवर किया, 50% डिलीवर नहीं किया। जबकि जो दूसरा है उसने जो क्लेम किया उसका 90-95% उसने डिलीवर भी कर दिया या 100% डिलीवर कर दिया। अब चाहे वो अच्छी मेहमान नवाजी ना कर सके गिलगित बल्तिस्तान वाला बंदा, चाहे वो उतने उनको खाबे ना करवा सके, चाहे वो उतना घुमा ना सके, चाहे उसके पास लैंड क्रूज़र नहीं होगी, लेकिन जो उसने क्लेम किया वो उसने डिलीवर भी कर दिया।
उसके बारे में उसके उस्ताद के जहन में एक अच्छा इमेज जाएगा, यार ये सच्चा बंदा है, ठीक बात, इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बताई हैं। जबकि वो जो दूसरे भाई साहब हैं जिन्होंने शुरलियाँ छोड़ी थी, जिन्होंने झूठ बोला था, उनके बारे में इमेज नेगेटिव चला जाएगा कि यार ये देखो, इस जस्ट इंप्रेशन बनाने के लिए उस्ताद के साथ झूठ बोलता रहा है। दैट इज़ वॉट हैपन्स जब आप आउटलाइन में क्लेम कुछ और करते हो और डिलीवर कुछ और करते हो, या आप क्लेम कर देते हो और डिलीवर करते ही नहीं हो। तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आउटलाइन उतनी लिखिए जितनी आप आगे उसमें कुछ डिलीवर भी कर पाए, जितना आप टाइम में इजीली उसको मैनेज भी कर सकें। 1 मिनट रुकिएगा, मैं पंखा ऑन कर लूँ। अच्छा जी, पंखे की ज़्यादा शोर तो नहीं आ रहा? आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। ठीक हो गया। ये हमने 4 चीज़ें देख ली, आगे चलते हैं। You have to be logical and not emotional. Logic is more powerful than emotions. अगर आप किसी को इन्फरेंस से कोई चीज़ समझा रहे हो, अगर आप किसी को सीक्वेंस से कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप किसी को साथ में चीज़ें मिलाकर, मतलब कोई एक को इधर उधर की बातें करके उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसके लेवल पे जाके, उसके स्टैंडर्ड पे जाके उसको चीज़ें से, लॉजिक किसी को कहते हैं ना, कि अगले बंदे को कोई जिस चीज़ से वो समझ सके उससे उसको समझाना। इमोशंस, अच्छा, ऐसे में लॉजिक क्या होती है? ऐसे में लॉजिक ये होती है, जो चीज़ भी आपने करनी है, दैट शुड कम विद द रेफरेंस। If you say that it is a well-known fact that Pakistani people love their motherland more than anything, ये स्टेटमेंट आपने ऐसे में लिख दी, दिस इज़ एन इमोशनल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होगी? Pew survey on religion या Pew survey on ethnicities shows that Pakistani people love their motherland more than 95% of the people of the world. ये बात क्या है? ये लॉजिकल बात है, क्योंकि इसके पीछे एक सर्वे की आप रेफरेंस दे रहे हो, इसके पीछे बाकायदा लोगों की मेहनत है, जो जिससे फैक्चुअली प्रूव हुआ है कि लोग वाकई ही, चाहे वो बातों से ही प्रूव हुआ हो या जैसे भी हुआ हो। तो आपने कोशिश ये करनी है, ऐसे के अंदर जो चीज़ें भी आप कोट करते हो, जिन चीज़ों का भी आप रेफरेंस देते हो, जिन चीज़ों की भी आप बात करते हो, उनको साथ रेफ़र ज़रूर करो किसी चीज़ के साथ। अगर आप कोई भी बातें जनरलाइज कर जाते हो, ऐसे ही बस कह देते हो विदाउट कोटिंग एनी रेफरेंस, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, तो वो सब्जेक्टिव एनालिसिस आपका तस्वर किया जाएगा, आपकी ज़ाती राय तस्वर की जाएगी, वो फिर वेल नोन फैक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। वेल नोन फैक्ट हमेशा तभी होगा जब उसके साथ कोई रेफरेंस होगा। सो यू हैव टू बी लॉजिकल रादर देन इमोशनल। आपके आइडियाज़ जितने हैं उनमें लॉजिक होनी चाहिए। फिर आपके राइटअप में मेच्योरिटी होनी चाहिए। मैंने अगले दिन एक पोस्ट की थी, मेरी वॉल पे भी आप उसे देख सकते हैं, CSS क्लब में भी मैंने की थी। वो पोस्ट क्या कहती है कि मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन क्या होता है। मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन से ये मुराद हरगिज़ नहीं है कि आपका राइटअप आउट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, उसमें वोकेबलरी कोई ऐसी इस्तेमाल हुई हो जो बस जिसके लिए डिक्शनरी खोलनी पड़े, उसमें इंतहाई मुश्किल कम्प्लेक्स किस्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, उसमें टेंसेस, उसमें इडियम्स, उसमें कोटेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हों, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता। मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन में कुछ डोंट्स हैं जो आपने नहीं करने, बाकी अगर आपकी इंग्लिश स्मूथ है तो वो चलेगा। डोंट्स क्या क्या हैं? पहले नंबर पे आपकी ग्रामर में एरर्स नहीं होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके टेंसेस में एरर नहीं होने चाहिए। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। चौथे नंबर पे आपके स्पेलिंग के एरर्स नहीं होने चाहिए। पांचवें नंबर पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी
वर्ड्स की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक ही पैराग्राफ में अगर आपने एक वर्ड को 5 दफ़ा यूज़ किया है तो वो इमेच्योर एक्सप्रेशन तस्वुर किया जाएगा। मैंने आज एक पोस्ट की है, उसमें बताया हुआ है कि कैसे आपने रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स अवॉइड करनी है। फ्यूचर में मैं और मज़ीद पोस्ट भी करता रहूँगा, इसी तरह आपको वो हेल्प आउट करती रहेंगी। और आखिरी चीज़ ये कि रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़ भी नहीं होनी चाहिए। आप एक आइडिया जब डिस्कस कर चुके हो, बी इट, उसको रहने दीजिए, बार बार उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक रेपिटेशन आपको पता है जहाँ पे भी होती है, हमारे बुज़ुर्ग जब बातें कर रहे होते हैं एक बात को 5-5 दफ़ा रिपीट करते हैं तो हमें उससे इरिटेशन होती है। सेम हैपन्स हेयर, जब आप रीडिंग कर रहे होते हो किसी चीज़ की तो एक ही चीज़ जब रिपीट होगी तो उससे इरिटेशन होती है। अब ये मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन में मैं कुछ डोंट्स बता दिए कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब कुछ डूज बता देता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। कोहेरेंस होनी चाहिए, मतलब उसमें रब्त नज़र आना चाहिए, लिंकेज नज़र आना चाहिए, एक बात से दूसरी बात निकलती हुई नज़र आनी चाहिए। आप वो कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफिंग में सिमेट्री होनी चाहिए, ऐसे वो मतलब खूबसूरती होनी चाहिए, इंटरट्वाइंड आइडियाज़ होने चाहिए। ये सारी चीज़ें, कुछ डोंट्स मैंने बता दिए 5-6 और 2-3 मैंने डूज बता दिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका राइटिंग एक्सप्रेशन इज़ कंसिडर्ड एज मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, उसमें ग्रामर्स भी हैं, उसमें उसमें ग्रामर के एरर्स भी हैं, उसमें मैं वो कमेंट आ जाता है तो वो पढ़ना शुरू कर देता हूँ तो वो तवज्जो हट जाती है। ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, स्ट्रक्चरल एरर्स, टेंसेस के एरर्स, आइडियाज़ रिपीट हुए हुए और वर्ड्स रिपीट हुए हुए हैं, ऐसा कुछ है तो वो मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन काउंट नहीं होगा। फिर ऐसे के अंदर आप फैक्ट्स दे सकते हो, ऐसे के अंदर आप फिगर्स दे सकते हो, ऐसे के अंदर स्पेरिंगली, रेयरली आप मैप्स यूज़ कर सकते हो। अगर कोई ऐसे आ गया जिसमें जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, जिसमें जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हो जाए तो वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, तो आप मैप भी दे सकते हो, ग्राफ्स भी बना सकते हो। लेकिन ये ग्राफ्स और मैप्स वाली सिचुएशन तभी है जो वेरी रेयर है, वेरी वेरी रेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स वो रेलिवेंट नहीं भी होंगे। तो आपको चूंकि वो मैप आता है तो आपकी कोशिश होगी अब मुझे आता है तो मैं बना ही दूँ इंप्रेशन बनाने के लिए, और उस इंप्रेशन के चक्कर में बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो कोशिश करें इनको अवॉइड करें। फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस आप दे सकते हो ओनली इफ़ दे आर रेलिवेंट। अगर रेलिवेंस नहीं है, उनमें मेन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको वो नहीं देना चाहिए। फ्लो चार्ट्स के लिए भी सेम असूल है। फिर आपके आइडियाज़ में सीक्वेंस होना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय सीक्वेंस? सीक्वेंस से मुराद ये है द थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द आर्ग्यूमेंट विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट शुड बी द फर्स्ट वन, एंड द वीकेस्ट आर्ग्यूमेंट जो लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका आखिर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कॉजेज़ बता रहे हो डेमोक्रेसी के फेलियर की, ठीक है, उन कॉजेज़ में आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी। एक आपने ये लिख दिया, एक कॉज फॉर एग्जांपल ये है कि हमारे फैमिली पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ पे। एक काज आपने ये लिख दी कि अवाम तवज्जो नहीं लेती पॉलिटिक्स में एक्सेप्ट फॉर द इलेक्शन पीरियड, उसके अलावा वो इतना हज पार्टिसिपेट उसमें नहीं करते। एक आपने ये लिख दिया कि डिक्टेटर्स ने हमारे यहाँ पे बड़ा बेड़ा गर्क किया हमारे डेमोक्रेसी को फेल करने में। अब इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने डिसाइड करना है, डिक्टेटरशिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज़ कि लोग पार्टिसिपेशन नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि डेमोक्रेसी के फेलियर में। और तीसरे नंबर पे आप वो पार्टी पॉलिटिक्स, वो ऑब्वियसली लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे तो लोग वो जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसको फिर वो डिस्करेज होना पड़ेगा, उसको वो डिस्करेज करेंगे तो वो जो पॉलिटिक्स वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो खुद ही उसको अवॉइड करेंगी ज़िंदा रहने के लिए। अब इसी का सीक्वेंस जब आप चेंज करते हो तो वो आइडियाज़ सीक्वेंशियल नहीं रहते, वो जिस तरह होता है ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जिसकी इंपॉर्टेंस जितनी ज़्यादा है वो पहले हो, जिसकी इंपॉर्टेंस जितनी कम है वो उतना एंड पे होना चाहिए। उसके बाद 3 आपके पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे छोटी से छोटी मिस्टेक्स भी शुड बी अवॉइडेड। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? आपकी आउटलाइन, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये 3 आप ये समझ लीजिए आपका इम्प्रेशन मेकिंग
थिंग्स हैं, जिसने दिखाना है कि आप में कुछ है, आप में कुछ गट्स हैं। यहाँ पे ग्रामर के एरर बिल्कुल ना हो, स्पेलिंग के एरर्स बिल्कुल ना हो, बिकॉज ये इमेच्योरिटी काउंट होगी आपके बिहाफ पे। यहाँ पे किसी किस्म का भी एरर इन पॉइंट्स में, मतलब आप कर सकते हो उसको 2 दफ़ा रिपीट कर लो, 3 दफ़ा रिपीट कर लो, रिवर्स रिपीटिंग भी आप कर सकते हो। उससे मुराद ये होता है कि आप उसको उस तरतीब में ना पढ़ो जिस तरतीब में आपने लिखा। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ना, तो आप पहले सेंटेंस से लेकर आखिरी सेंटेंस तक अगर आप पढ़ रहे हो तो बार बार पढ़ोगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक ही मिस्टेक्स आप उसे इग्नोर करते जा रहे हो, आपके मुताबिक वो जहन में ठीक है लेकिन पेज पे गलत लिखा हुआ है, आप जहन को रीड कर रहे हो, पेज को रीड नहीं कर रहे रिदम के अंदर। तो उसके एक कोशिश ये होती है कि अगर आपके पास टाइम है, 5-7 मिनट बच गए हैं, तो उसको रिवर्स रीड करो। आखिरी सेंटेंस पहले पढ़ो, फिर उससे ऊपर वाला सेंटेंस, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, और एंड पे सबसे पहला सेंटेंस पढ़ो। जब आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे तो आपके जो ब्रेन में रिदम बना हुआ है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, वो चूंकि टूटेगा तो फिर आपका ब्रेन की रीडिंग कम हो जाएगी और पेज की रीडिंग ज़्यादा होगी। तो इनमें ये एरर्स नहीं होने चाहिए। फिर यू हैव टू स्टे आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थीरीज। ये जो होती है ना, इसराइल पाकिस्तान को पीछे करने की कोशिश कर रहा है, ये जनाब उसामा बिन लादेन अभी भी ज़िंदा है और वो यूएसए के पे रोल पे लॉस एंजल्स में जी रहा है, और उसको जनाब वो टॉम क्रूज़ की मूवीज़ वाला सीन आप बना रहे होते हैं। इस तरह की कोई भी कॉन्स्पिरेसीज, इस तरह के कोई भी जो नॉन फैक्ट्स नहीं है, जो कि अप्रूव्ड या नॉन रियलिटीज़ नहीं है, उनको आपने ऐसे में डिस्कस नहीं करना प्लीज़। फिर ये ज़हन में रखिए, you're not supposed to be excessively religious unless and until the topic is asking specifically about religion's perspective। जब तक आपका टॉपिक आपसे खुद रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मांगता, तब तक आपने एक्सेसिवली रिलीजन का तज़किरा बीच में नहीं करना। हाँ, एक आध पॉइंट, एक आध पैराग्राफ, पूरे 40-50 पैराग्राफ में अगर आप एक पैराग्राफ रिलीजन का पर्सपेक्टिव देते हो तो दैट इज़ फाइन, लेकिन उसमें 40 पैराग्राफ में अगर आपके 10 पैराग्राफ रिलीजन के ऊपर हैं, जबकि टॉपिक ने रिलीजन का एस्पेक्ट पूछे ही नहीं है, तो फिर वो ज़रा ज़्यादती हो जाएगी। ये काम आपने नहीं करना। यू हैव टू अवॉइड कंट्रोवर्सीज एंड अवॉइड फाउल लैंग्वेज। वहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली हिट मत कीजिए किसी कंट्रोवर्सी के हवाले से, किसी लीडरशिप को हिट ना कीजिए। पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, फॉर एग्जांपल यू आर फॉलोअर ऑफ नून लीग और आप इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या पीटीआई को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो जो पेपर चेकर है समटाइम्स हो सकता है वो बाइस्ड हो जाए, वो पीटीआई का फॉलोअर हो, तो आपको इस तरह डायरेक्टली हिट नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर पीटीआई फॉलोअर, आपको पीपीपी को हिट नहीं करना चाहिए, आपको नून लीग को हिट नहीं करना चाहिए। तो ये जो है ना, कंट्रोवर्सीज़ में नहीं जाना और फाउल लैंग्वेज अवॉइड करनी है। बास्टर्ड, स्टूपिड, इस तरह के अल्फाज वहाँ पे यूज़ नहीं करने। मोदी ये है, मोदी वो है, जो हम लोग अक्सर स्लोगन्स यूज़ करते हैं, ये काम आपने नहीं करना। नाउ इज़ ये कुछ चीज़ें थी इसेंशियल्स ऑफ एन ऐसे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक या रिलेटेड टू जनरली रिलेटेड टू ऐसे, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो स्काइप पे लोग बैठे हुए मेरे स्टूडेंट्स, आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे यहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैसेजेस में पूछ सकते हैं। कल से हम लोग माइक ऑन कर लिया करेंगे, आप माइक पे भी पूछ सकते हो। हम स्टार्ट से ही कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसे का डोमेन? ऐसे के टॉपिक से ऐसे का डोमेन डिफ़ाइन होगा ना, कि ऐसे का टॉपिक है क्या। हाँ, मतलब कि आपने अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो चूज़ करने हैं, वो आप अपनी इंटरेस्ट देखोगे। मतलब मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मैं सोशल साइंसेस को अच्छा डील कर सकता हूँ। फ़िलासफ़ी में मुझे कोई रसल भी आके समझाने की कोशिश करे ना फ़िलासफ़ी होती क्या है, तो शायद मुझे समझ नहीं आएगी। मेरे वो मतलब मेरा वो कैलिबर ही नहीं है, मुझे फ़िलासफ़ी की दूर दूर तक वो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। तो मैं फ़िलासफ़ी को कभी भी अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखूँगा। इस तरह आपने डिफ़ाइन करना है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तब तब आपकी वो इंटरेस्ट भी डिफ़ाइन होती जाएंगी।
देखें, आप रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन वो जो कॉन्स्पिरेसीज हैं या कंट्रोवर्सीज हैं उनका रेफरेंस आप नहीं दोगे। वो थीरीज तो हो सकती हैं, वो फ्यूचर का प्लान तो हो सकता है, लेकिन आपका वो रेफरेंस नहीं बन सकता। हाउ कैन यू चेक माई ऐसे? महबूब, उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। पैराग्राफ्स 10 to 15 लाइन्स आर एसेंशियल फॉर अ कंप्लीट ऐसे। कंप्लीट ऐसे के लिए बेसिकली वहाँ पे उन्होंने ना वर्ड काउंट दिया हुआ था, 2500 से 3000 वर्ड्स आपने लिखने हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि 2000 से 2500 के बीच में अगर आप लिख लें और वो क्वालिटी मटेरियल हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो आपकी राइटअप में 2500 से 2000 से 2500 वर्ड्स कहाँ तक होते हैं। अब थीसिस स्टेटमेंट कैसे राइट करनी है वो हमारा जो सेकंड या थर्ड लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है। इंट्रोडक्शन के लास्ट में हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। द वेरी लास्ट 1 or 2 सेंटेंसेस कैन बी योर थीसिस स्टेटमेंट। केस स्टडी हमें कहाँ से ऐड करने होते हैं? स्कॉलर आर्टिकल। बेहतर ये होता है कि जब आप जो सर्च कर रहे हो, रिसर्च जो कर रहे हो, तो वो रिसर्च आर्टिकल से पढ़ो। एक है आमतौर पे तो हम लोग सर्च करते हैं google.com से, कोशिश कीजिए scholar.google.com से आप सर्च करें। वहाँ पे आपको रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, थीसिस, उनके एब्स्ट्रैक्ट और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो कि ऑथेंटिक होते हैं और इन डेप्थ होते हैं। वो आप ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्यू सर्वे, इस तरह करके आप लिख सकते हो। अच्छा जी, व्हाट इफ एन ऐसे कम्स इन 20 ऑन कोरोना, द मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज कॉन्स्पिरेसी थीरीज लाइक यूएस एंड चाइना, सो व्हाट कैन वी राइट देन? वहाँ पे फिर आप सिर्फ बायोमेडिकल साइंस जो इस वक्त कह रही है कोरोना के बारे में, आप सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दोगे। और हाँ, आप ये कह सकते हो, ये एक नॉन फैक्ट है कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं, ली जियानजाओ उनका नाम है, उन्होंने ट्विटर के ऊपर डायरेक्टली अमेरिका को ब्लेम किया था। आप इसके ऊपर मतलब वो वहाँ पे लिख ज़रूर सकते हो कि उन्होंने क्लेम किया था, लेकिन फैक्ट्स अभी अननोन है कि ये हुआ या नहीं हुआ। बहुत सारे लोग उन आइडियाज़ को कोट कर रहे होते हैं, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे ऐसे आए तो उसे कैसे करना होगा। बहुत सारे लोग उन आइडियाज़ को कोट कर, अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे को ऐसे आता है तो वो तो नॉन फैक्ट है ना। मतलब उसके ऊपर रिसर्चेज हुई हुई हैं, उसके ऊपर बाकायदा थीसिस लिखे हुए हैं, उसके ऊपर बाकायदा बुक्स लिखी हुई हैं, तो वो कॉन्स्पिरेसी में तो नहीं काउंट होगा। scholar.google.com। केस स्टडीज़ होती हैं जिसमें आप एग्जांपल्स देते हो। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आ गया, टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से आप इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हो, तो आप उसमें जर्नली सारे इन्फॉर्मेशन डाटा दोगे। एंड पे आप केस स्टडीज़ ऐड कर सकते हो आउटलाइन के एंड पे, जिसमें फॉर एग्जांपल ऐसे किसी मुल्क का आप रेफरेंस दे सकते हो जिसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और उसने तरक्कियों की मनाजिल तय की, उसका आप वो केस स्टडीज़ को कहते हैं। अच्छी सी बुक का बता दें हुमा बच्चे, बुक आप अपनी इंटरेस्ट से देखेंगे, अपनी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। पैराग्राफ राइटिंग को ब्यूटीफुल कैसे करें? मैक्सिमम रीडिंग, मैक्सिमम राइटिंग एंड मैक्सिमम इवैल्यूएशन। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम चेक करवाइए किसी सीनियर को। हमारा इबाद, हमारा सुबह का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट हाउ टू मेक एन आउटलाइन। सो कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। वो पूरा लेक्चर है उसके ऊपर 40 मिनट्स का। हमारा फेसबुक के ऊपर कल लेक्चर नहीं होगा जी, ये मैं स्काइप पे अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। सो डेली बेसिस पे लेक्चर कंडक्ट करते हैं फॉर इंग्लिश ऐसे, और किसी और सब्जेक्ट के लेक्चर भी अवेलेबल हैं तो प्लीज़ लिंक सेंड करना। मैं डेली बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स के लेक्चर लेता हूँ जी स्काइप के ऊपर। मेरी ऑनलाइन एकेडमी है, वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ 2014 से। और ये जो ऑनलाइन होते हैं वो या मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे, या फिर आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएंगे। जो कुछ अवेलेबल हैं 6, 8, 10 लेक्चर होंगे, मिल सकते हैं। बाकी मैं लेक्चर्स वो क्लास में ही लेता हूँ।
मैं सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ एक्सेप्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी मैं नहीं पढ़ाता, बाकी के पढ़ाता हूँ। ये जो आपका बैच है अभी जो चल रहा है, इसमें सिर्फ इंग्लिश ऐसे और कम्प्रीहेंशन होगा, इसमें आपका बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, वो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करूँगा। चलें जी, मेरे ख्याल से सवाल जवाब हो गए। स्टार्ट कैसे लें, अब पता नहीं किस चीज़ का स्टार्ट आप पूछ रहे हो। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, ऐसे स्टार्ट ले सकते हैं आप। चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआ में याद रखें। स्काइप वालों, कल इंशाल्लाह दोबारा सेम टाइम पे हमारी क्लास होगी। उसमें हम लोग ऐसे में टाइम प्लानिंग, ऐसे की आउटलाइन कैसे बनानी है, और उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग और वो सारे स्टेप्स से आपने कैसे गुजरना है वो डिस्कस करेंगे। खुशबाश रहिए, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।